तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को वन शॉट के अंदर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज की वीडियो बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और साथ ही साथ उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है जिनके पास ये सब्जेक्ट है और वह सेमेस्टर 4 के अंदर है। आज की वीडियो में हमने कवर करे है सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में बारंबार रिपीट करते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और वीडियो में डिस्कस करिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स, और वीडियो की एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इजी वे में होने वाली है, मतलब आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो तो आपको पास होने से पेपर में कोई नहीं रोक सकता। आप अपने पेपर में 100% पास हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अपने स्टूडेंट्स को मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी के अंदर आते हैं वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं। इनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं। इनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। और सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैंटास्टिक और माइंड ब्लोइंग बच्चे कहा जाता है, जो कि हमारी वीडियो को पेपर से आधे या फिर 1 घंटे पहले देखते हैं, रास्ते में जाते हुए देख रहे होते हैं, पेपर से 10-15 मिनट पहले देख रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ठीक है, और इनकी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो आप इन तीनों कैटेगरी में से किस कैटेगरी में आते हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर पैटर्न, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पेपर पैटर्न को लेके काफ़ी अलग अलग तरीके की कन्फ्यूज़न होती है। तो मेनली मैं आपको बता दूं, जो आपका पेपर है वो मेनली 2.5 घंटे का होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपके टोटल मार्क्स 70 रहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। जो आपका पेपर है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जो आपका पार्ट ए है वो बेसिकली 30 मार्क्स का होगा, और जो आपका पार्ट बी है वो होगा आपका 40 मार्क्स का। पार्ट ए के अंदर टोटल क्वेश्चन आपके पास आएंगे 4, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा पार्ट ए के अंदर वो आपका कंपलसरी रहेगा, ठीक है, उसमें आपको चॉइस नहीं मिलेगी। और जो बाकी के बचे 3 क्वेश्चन है उसमें से कोई आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में आपको इस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। अब बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट बी है वो आपका फुल 40 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन में से कोई आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो होप आपको जो पेपर पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं और उसे अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर में लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसे सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। बेसिकली सुप्रीम लॉ का मतलब होता है सर्वोच्च कानून, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कानून कहा जाता है पूरे देश का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। थिंक ऑफ इट एज द रूल बुक फॉर हाउ इंडिया इज गवर्न। तो ये एक ऐसी रूल बुक होती है, मतलब एक ऐसी नोटबुक होती है जिसके अंदर सारी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं कि जो इंडिया है ना वो कैसे गवर्न करी जाएगी, मतलब सरकार के द्वारा जो हमारा देश है वो कैसे चलाया जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट सेट्स आउट। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर अलग अलग तरीके की चीज़ों को लिखा गया है। तो चलिए पॉइंटों के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है द बेसिक स्ट्रक्चर, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके अंदर हर चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है।
पावर्स बताई गई है, ड्यूटीज़ बताई गई है किसकी, गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स होती है, गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों को बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट के अंदर मेनली हमारी क्या आ जाती है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट, हमारे कोर्ट्स, हमारे पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। हर एक नागरिक की क्या क्या ड्यूटीज़ है, ठीक है, और क्या क्या राइट्स है, उनके क्या क्या हक है और क्या क्या कर्तव्य है देश के लिए। तो ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया है। तो चलिए अब इसके थर्ड पॉइंट को देखते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ऑन विच द कंट्री शुड बी रन, और इसके अंदर सभी सिद्धांतों के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ठीक है, वो कंट्री को चलाती है। तो ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बताई गई है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, ठीक है। इनकी पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी वे में लिखा गया है, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वेरी डिटेल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है, इसीलिए इसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो अलग अलग सोर्सेज से ली गई है, ठीक है। इट बोरोड गुड आइडियाज़ एंड प्रोविज़न फ्रॉम मैनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसके अंदर जो गुड आइडियाज़ है या फिर अलग अलग तरीके के जो प्रोविज़न है ना, वो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है। दूसरे देश हमारे कौन कौन से, जैसे यूके, यूएसए, आयरलैंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन देशों के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे भी कई तरह की चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने अडेप्ट करी है, मतलब ली है, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट देख लेते हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ नॉट टू ईजी टू चेंज बट नॉट टू हार्ड एदर। सम पार्ट्स कैन बी अमेंडेड ईजिली वाइल अदर रिक्वायर्ड स्पेशल एंड टफर प्रोसेस। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इजी नहीं है चेंज करना, मतलब उसके अंदर की जो, जैसे बाय चांस हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ गई, ठीक है, तो हम उसे इतनी इजी वे में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन वो इतना हार्ड भी नहीं है कि हम उन्हें बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते। बेसिकली हम तो चेंज कर ही नहीं सकते, गवर्नमेंट अगर चेंज करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन चेंज करने के लिए भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा टफर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा लंबे प्रोसेस से होकर गवर्नमेंट को गुजरना पड़ेगा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमारा फोर्थ पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। दीज आर बेसिक ह्यूमन राइट्स गारंटी टू ऑल सिटीजन, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो ह्यूमन के बेसिक राइट्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे नागरिक हैं जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं उनके पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या हक है, ठीक है। तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। लाइक द राइट टू इक्वालिटी, हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी के साथ रहना है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, सबके पास इक्वल प्रेफरेंस होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार होता है, ठीक है। राइट टू लाइफ, हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जीने का अधिकार होता है। दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो जो ये इस तरीके के राइट्स है जो कि ह्यूमन को दिए गए ये हमारे कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है, जो कि हर एक नागरिक के पास होते हैं जो इंडिया के अंदर रहता है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, दीज आर मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन टुवर्ड द नेशन एंड सोसाइटी। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो मेनली क्या होती है, ओब्लिगेशन होती है। ओब्लिगेशन मतलब कर्तव्य होते हैं हमारे, जो कि हर एक सिटीज़न को, हर एक नागरिक को अपने नेशन के टुवर्ड या फिर अपनी सोसाइटी के टुवर्ड, मतलब अपने देश के लिए क्या क्या कर्तव्य हर एक नागरिक को करने हैं ना, तो वो उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। लाइक रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन,
अपने संविधान की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहली ड्यूटी तो ये हो गई हमारी। दूसरी, एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट के अंदर, जिस पर्यावरण के अंदर हम रहते हैं, हमें उसे बचाना है। दूसरी ड्यूटी हमारी ये होती है बेसिकली, ठीक है। दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, लेकिन ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होती। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो हमारे कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल थे, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारी कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होती। ये हमारे कर्तव्य होते हैं जो हमें अपने देश के प्रति खुद ही निभाने होते हैं, कोई हमें एनफोर्स नहीं करता। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, बेसिकली आपको इसमें बताना है कि प्रियम्बल किसे कहते हैं, ठीक है। आपको डिफाइन करना है कि प्रियम्बल क्या होता है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर में लिखा हुआ है, द प्रियम्बल टू द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो मेनली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रिंसिपल को बताता है, सारे ऑब्जेक्टिव को बताता है। मतलब जो हमारा इंडिया का संविधान है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, वो हमें बताता है, ठीक है। इट डिक्लेयर इंडिया टू बी अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो इंडिया है उसे एक सोवरन डिक्लेयर करा गया है, सोशलिस्ट डिक्लेयर करा गया है, सेकुलर डिक्लेयर करा गया है और डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करा गया है। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है कि जो हमारी इंडिया है ना वो एक सोवरन है, ठीक है। सोवरन का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरा बताया गया है कि सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट का मतलब है कि सोशल जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिकल जो हमारी चीज़ें हैं उन्हें प्रमोट करती है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में मतलब जो हमारा तीसरा वर्ड है सेकुलर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि जो हमारी इंडिया है ना वो सेकुलर है, मतलब हर एक जो धर्म है उसे इक्वल प्रेफरेंस देती है, ठीक है। चौथा हमें बताया गया है कि हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों के द्वारा इलेक्ट करी जाती है, ठीक है। लोगों के द्वारा जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो बनाई जाती है। और रिपब्लिक है, मतलब आज़ाद है। जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं कि ऑटोमेटिकली बन जाए, गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्ट करी जाएगी, फिर लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इलेक्शन होते हैं तो वो भी तो एक ज़रिया होता है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का। तो ये लोगों के पास आज़ादी तो है कि वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को बना सकते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति को गवर्नमेंट के पद पे चाहते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों करी गई है हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, क्यों बताई गई है इंडिया के बारे में, क्योंकि इसका मेनली एम है, क्या एम है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी फॉर ऑल द सिटीजन, ताकि लोगों के बीच जस्टिस रहे। जस्टिस का मतलब कि लोगों को न्याय मिल सके, ठीक है। लोगों के बीच लिबर्टी रहे, लिबर्टी मतलब लोगों को हर एक चीज़ में आज़ादी मिल सके, ठीक है। लोगों के बीच इक्वालिटी रहे, इक्वालिटी का मतलब मेनली क्या है कि हर एक लोगों के बीच इक्वल हर चीज़ को इक्वल प्रेफरेंस दी जाए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, किसी को कम प्रेफरेंस दी जा रही है, ठीक है। जेंडर, कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना, मतलब किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं करना। एंड फर्टर्निटी मतलब कि व्यक्तियों के बीच ना, जो भी हमारे नागरिक है, जो भी इंडिया के अंदर रहते हैं, उनके बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल द सिटीजन, सभी नागरिक के लिए। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत और कॉन्स्टिट्यूशन के सारी ऑब्जेक्टिव को बताता है, ठीक है। जितने भी हमारे सारे ऑब्जेक्टिव है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें बताता है। सबसे पहले हम अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो बेसिकली आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसे कहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। Fundamental duties are like a list of moral responsibility that citizen had toward their country। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो एक तरीके से लिस्ट है उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, उन सभी कर्तव्य की जो हर एक नागरिक को अपने देश के लिए निभाने होते हैं, ठीक है। दैट इज़ मेनली आउटलाइन इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये हमारी ड्यूटीज़ है ये किसके अंदर डिफाइन है, 51A आर्टिकल के अंदर, ठीक है। चलिए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं और उन्हें और अच्छी
तरह समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रिस्पेक्ट आवर सिंबल। तो सबसे पहले हमें जो अपना सिंबल है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड रिस्पेक्ट द रूल ऑफ आवर कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी रूल बनाए गए हैं, जितने भी रूल डिफाइन है, हमें उन सारे रूलों को अच्छे से मानना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, आवर नेशनल फ्लैग, अपने नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी है। आवर नेशनल एंथम, जो भी हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, उसकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा हमारा पॉइंट है रिमेंबर आवर हिस्ट्री। जितने भी हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, मतलब हिस्ट्री में जो जो काम हुए हैं, जैसे हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, तो जितनी भी हमारी हिस्ट्री है हमें उन्हें भी रिमेंबर रखना है, उन्हें भी याद रखना है। We should remember and live by the great ideas that inspired our freedom fighter to make India independent। तो हमें उनके आइडिया से इंस्पायर होना है। ठीक है, उनकी हर एक अच्छी चीज़ों को हमें अपनी लाइफ के अंदर लागू करना है। ठीक है, और उनकी सारी जो पुरानी बातें हैं उन्हें भी याद में रखना है। तीसरा हमारा पॉइंट है कीप इंडिया यूनाइटेड। ठीक है, वी मस्ट हेल्प कीप इंडिया सोवरन इंडिपेंडेंट। मतलब सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब हमें ना इंडिया को सोवरन रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने देना, किसी दूसरे शहर के ऊपर, किसी दूसरे देश के ऊपर हमें डिपेंड नहीं होने देना इंडिया को। ठीक है, यूनाइटेड एंड वूल नेवर लेटिंग इट बी डिवाइडेड। ठीक है, और इसे कभी भी डिवाइड नहीं होने देना पार्ट्सों के अंदर, इंडिया को यूनाइट रखना है, एक तरह बांध के रखना है। फोर्थ हमारा पॉइंट है सर्व आवर कंट्री। ठीक है, वी शुड बी रेडी टू डिफेंड इंडिया एंड हेल्प आउट व्हेन द कंट्री नीड्स अस लाइक टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो बेसिकली हमें अपनी इंडिया को ना सर्व करना है, मतलब हमें उस समय भी तैयार रहना है जब हमारी इंडिया को हमारी ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी कंट्री को हमेशा सर्व करना है, कभी भी पीछे नहीं हटना जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत हो। ठीक है, फिफ्थ हमारा पॉइंट है बी गुड नेबर। ठीक है, बी गुड नेबर। We should all live together peacefully, promoting harmony and feeling of brotherhood among everyone, regardless of their religion, language और background. We should also treat women with dignity। तो इसमें मेनली ये लिखा हुआ है कि हमें अपने देश के अंदर हर एक व्यक्ति के साथ भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि यार इसकी कास्ट अलग है, इसकी रिलीजन अलग है, ठीक है, इसकी लैंग्वेज अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है। तो इन सारी चीज़ों से हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, हमें भाईचारे की भावना से सभी नागरिकों के साथ देश के अंदर अच्छे से रहना है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट को देख लेते हैं प्रोटेक्ट आवर प्लानट। और मेन बात यह है कि हमें अपने प्लानट को भी प्रोटेक्ट करना है। अब मेनली हम जिस घर के अंदर रह रहे हैं अगर उसे ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना। वी नीड टू लुक आफ्टर एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल सराउंडिंग। जहाँ भी हम रह रहे हैं उसकी जो सराउंडिंग है, ठीक है, उन्हें अच्छे से हमें प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ठीक है, लेक्स, जितने भी हमारे जंगल है, जितने भी हमारी झील है, ठीक है, रिवर्स, नदियाँ हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है, ऑल काइंड ऑफ लिविंग बींग्स, हर एक तरीके के जीव जंतु, पहाड़, ठीक है, जंगल, तो सारी चीज़ों को जो कि हमारी नेचर के अंदर प्रेजेंट है ना, हमें उन्हें भी प्रोटेक्ट करना है। हमारा पॉइंट है गार्ड पब्लिक थिंग। ठीक है, वी शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक पार्क, बसेज एंड स्कूल एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ वायलेंस। तो हमें टेक केयर करनी है, मतलब हमें देखभाल करनी है सारी पब्लिक प्रॉपर्टी की, जैसे हमारे पार्क हो गए, हमारी बसेस हो गई, हमारे स्कूल्स हो गए, और किसी भी तरह की वॉयलेंस नहीं करनी, मतलब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, तो चलिए अपने 8 पॉइंट को देखते हैं। 8 पॉइंट में लिखा हुआ है थिंक साइंटिफिकली एंड ह्यूमनली। ठीक है, वी शुड एनकरेज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड लॉजिक। तो हमें एनकरेज करना चाहिए उस सोचने के तरीके को जो कि बेस्ड होता है किसके ऊपर? साइंस के ऊपर और लॉजिक के ऊपर। ठीक है, बीइंग काइंड टू अदर, हमें हर एक व्यक्ति के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए, एंड ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न एंड इम्प्रूव। और हमेशा जितनी भी हमारी नई चीज़ें होती है ना, उन्हें सीखने की भावना रखनी चाहिए और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए। 9th हमारा पॉइंट है एम हाई। हमें जो अपना एम है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट इन एवरीथिंग वी डू।
तो जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, ठीक है, जितना भी हम बेस्ट दे सकते हैं जो भी हम अपने ओवरऑल लाइफ के अंदर काम करते हैं, ठीक है। वेदर इंडिविजुअल और एज ग्रुप, या तो हम उस काम को इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं मतलब अकेले परफॉर्म कर रहे हैं या फिर ग्रुप के साथ मिलके कर रहे हैं, सो दैट आवर नेशन कीप्स अचीविंग ग्रेटर थिंग, क्योंकि जब हम अपना बेस्ट देंगे तो इससे ओवरऑल हमारी जो कंट्री है वो भी ग्रोथ करेगी। 10th हमारा पॉइंट है एजुकेट आवर किड्स। एजुकेशन हर एक कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, मतलब उन्हें एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर ओल्ड गेट एजुकेशन। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी वो बच्चा जो कि 6 से लेके, ठीक है, 14 साल के बीच में है, उसे एजुकेशन डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो बेसिकली आपको बताना है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ किसे कहते हैं। इसके आंसर को देखते हैं। आंसर में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एज एंसरिंड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 के अंदर इसके बारे में बताया गया है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। Ensure that all individual are treated equally under the legal system। इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो हमारा ये कानून है ये बेसिकली ये बताता है कि हर एक व्यक्ति को इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा एक लीगल सिस्टम के अंदर। This principle means that no person should be discriminated against based on their religion, race, gender, or any other status when it comes to the application of the law। तो बेसिकली किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन मतलब धर्म, जाति, ठीक है, धर्म, उसकी जाति, उसके जेंडर, उसके कास्ट, उसके रिलीजन, उसकी लैंग्वेज, मतलब किसी भी बेस्ड पर हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तो ये हमें बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट सोवरेनिटी, ठीक है। तो आप क्या समझते हो पार्लियामेंट सोवरेनिटी से, वो आपको बताना है, वो आपको डिफाइन करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। Parliament sovereignty means that a parliament is a supreme legal authority in a country। तो पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना वो एक सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है जो कि कानून को बनाती है, ठीक है। चलिए पॉइंट्स के थ्रू इन्हें और अच्छे से समझते हैं। पहला हमारा पॉइंट है पार्लियामेंट इज़ द बॉस, ठीक है। वट एवर लो पार्लियामेंट मेक्स इट इज़ अ हाईएस्ट लॉ इन द लैंड। तो जो भी कानून, जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो कंट्री में हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा और वो सबसे ज़्यादा हाई रहेगा, मतलब उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरा हमारा पॉइंट है नो वन कैन ओवर वैल्यू पार्लियामेंट, ठीक है। कोर्ट कैन नॉट स्ट्राइक डाउन पार्लियामेंट लॉज एंड नो अदर लाइक प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी पार्लियामेंट के लॉ को स्ट्राइक नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है पार्लियामेंट कैन चेंज एनी लॉ। जो हमारा पार्लियामेंट है वो कोई भी लॉ को चेंज कर सकता है, वो नए लॉज भी बना सकता है, वो पुराने लॉज को भी चेंज कर सकता है, वो ऐसे फंडामेंटल रूल्स को भी चेंज कर सकता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती है। फोर्थ हमारा पॉइंट लिखा हुआ है नो पार्लियामेंट कैन बाइंड अ फ्यूचर पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ दैट फ्यूचर पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज। लेकिन कोई भी पार्लियामेंट ये लॉ पास नहीं कर सकता कि जो फ्यूचर है हमारा, मतलब आने वाले समय के अंदर जो पार्लियामेंट है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर एक पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर होती है। वो करंट में जब तक पार्लियामेंट हमारा बना हुआ है तब तक ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन प्रोविजन ऑफ पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर मेन प्रोविज़न क्या है, मतलब उसका मेन आइडिया क्या है, वो आपको डिफाइन करना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो हमारा पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, चलिए इसे देखते हैं। थिंक ऑफ दैम एज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके से गाइडलाइंस होती है और इंस्ट्रक्शन होती है गवर्नमेंट के लिए, और दोनों ही गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो। ये मेनली गवर्नमेंट को बताती है कि कंट्री को कैसे गवर्न करना है, मतलब कंट्री को कैसे चलाना है, ताकि जो हमारी कंट्री है ना, वो एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सके, एक अच्छी सोसाइटी बना सके। चलिए इसको पॉइंट्स के थ्रू और अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है गोल फॉर वेलफेयर स्टेट। द DPSP एम टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। तो इसका जो मेन एम है वो वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश्ड करना है, मतलब वेलफेयर को प्रमोट करना है, लोगों के हित वाली चीज़ों को प्रमोट करना है जो कि लोगों को बेनिफिट देती है। ठीक है, दिस मीन्स अ स्टेट दैट वर्क फॉर वेल बींग एंड बेटरमेंट ऑफ इट्स पीपल, नॉट जस्ट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये मेनली सरकार को बताती है कि सरकार को खाली लॉज नहीं बनाने, मतलब खाली कानून नहीं बनाने और खाली ऑर्डर पास नहीं करने, उन्हें लोगों के हित में भी काम करना है, लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, उनकी बेटरमेंट करनी है और उनका वेलफेयर प्रमोट करना है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। दूसरा हमारा पॉइंट है नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। तो जो ये हमारा DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये गवर्नमेंट के ऊपर लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकती है और ना चाहे तो इसे इस्तेमाल नहीं भी कर सकती। उसके ऊपर हम कोई लीगली फोर्स नहीं कर सकते हम उसे कि हाँ भाई तुम इसे इस्तेमाल ही करो, लोगों के हित में ही काम करो। ना ही हम कोर्ट के अंदर जाके ये बोल सकते कि गवर्नमेंट इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर रही, इन प्रिंसिपल को यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमारे लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, उनके लिए हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट है मोरल एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इवन थोट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, दे आर कंसिडर्ड फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू कीप दिस प्रिंसिपल इन माइंड व्हेन मेकिंग लॉ एंड पॉलिसीज। बेशक जो ये हमारे पार्ट 4 के अंदर DPSP आती है, ठीक है, मतलब जो ये रूल्स और रेगुलेशंस आती है, गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन आते हैं, बेशक ये लीगली इन्फोर्सेबल ना हो। ठीक है, बेशक ये गवर्नमेंट की मर्जी हो कि वो यूज़ करे या फिर ना यूज़ करे, लेकिन जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो मेनली इनका इस्तेमाल करती है। कब करती है? जब वो लोगों के लिए लॉज और नई रूल्स और रेगुलेशन बनाती है या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमारी हमेशा इन चीज़ों को अपने माइंड में रखती है, अपने दिमाग में रखती है, जब भी वो लोगों के लिए कुछ भी या फिर कंट्री के लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो इन प्रिंसिपल का मेन मोटिव क्या है कि इकोनॉमिक और सोशल चीज़ों को प्रमोट करना। ठीक है, लोगों के लिए। तो इकोनॉमिक और सोशल चीज़ों में मेनली कौन कौन सी चीज़ आ जाती है? सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंश्योरिंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन, कि हर एक व्यक्ति एक अच्छी लाइफ जी सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, चाहे वो हमारा मैन हो चाहे वो हमारी वुमेन हो, हर एक व्यक्ति को इक्वल अमाउंट पे करा जाएगा उसके काम के लिए। तीसरा हमारा पॉइंट है प्रोवाइडिंग वर्क एंड एजुकेशन, हर एक व्यक्ति को काम प्रोवाइड करा जाएगा और काम के साथ साथ उसे एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें अपनी जो इन्वायरमेंट है उसे भी प्रोटेक्ट करना है और अपनी जो वाइल्ड लाइफ है उसे भी प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसे भी बचाना है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14, 19,
21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको आर्टिकल 14, 19 और 21 की इम्पोर्टेंस बतानी है जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स। तो जो है हमारे आर्टिकल 14, 90 और 21 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं बेसिकली, ठीक है। ये तीनों ही आर्टिकल मिलके हमारा गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एंश्योर करता है, मतलब जो कि लोगों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब उनकी पर्सनल आज़ादी। आर्टिकल 14 में देख लेते हैं क्या आता है। आर्टिकल 14 कहता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। दिस मीन्स एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ। इसका कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को कानून के द्वारा इक्वली ट्रीट करा जाएगा, किसी को भी अनइक्वल ट्रीट नहीं करा जाएगा। नो वन इज स्पेशल, कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं है। एंड द गवर्नमेंट कांट ट्रीट पीपल डिफरेंटली विदाउट अ गुड रीज़न। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी किसी भी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट तब तक नहीं देगी जब तक उसके पीछे कोई गुड रीज़न ना हो, कोई एक अच्छा कारण ना हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। दिस गिव्स यू सेवरल इम्पोर्टेंट फ्रीडम। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है वो नागरिकों को, जो कि हमारी इंडिया के अंदर रहते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। सबसे पहली है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू कैन से व्हाट यू थिंक। तो आप मेनली वो चीज़ को बोल सकते हो जो आप सोचते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स में रह के चीज़ों को बोलना है, मतलब उन चीज़ों को नहीं बोलना है जिससे सामने वाले को हार्म हो, मतलब नुकसान पहुँचे। दूसरा है हमारा फ्रीडम टू गैदर पीसफुली। यू कैन ज्वाइन पीसफुली प्रोटेस्ट और मीटिंग। तो हम इकट्ठे होके, मतलब जो भी हम नागरिक हैं, जो भी इंडिया के अंदर जितने भी सारे लोग होते हैं, वो इकट्ठे हो सकते हैं और किसी भी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पीसफुल मैनर में करनी है, हमें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना। फ्रीडम टू मूव अराउंड। यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया। हमारे पास राइट है कि हम इंडिया के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्रीडम टू डू एनी जॉब। यू कैन चूज़ योर वर्क और बिजनेस। तो हमारे पास राइट है कि हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट। इट सेज दैट नो वन कैन टेक अवे योर लाइफ। ये मेनली जो ये आर्टिकल है ये बताता है कि आपसे आपकी लाइफ कोई भी दूर नहीं लेके जा सकता, और योर फ्रीडम, जो आपकी आज़ादी है उस वो भी आपसे कोई भी दूर लेके नहीं जा सकता, अनलेस देयर इज़ अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस, जब तक आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई हो। इट मीन्स यू हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसका मतलब तुम्हारे पास राइट है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अपने अकॉर्डिंग रह सकते हो, ठीक है। द कोर्ट हैव एक्सपेंड दीज टू इंक्लूड मैनी अदर इम्पोर्टेंट राइट like right to clean environment, education and health care because these are needed for true dignity life। अब एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें अपने राइट्स के साथ, मतलब जो हमारे अधिकार हैं उनके साथ कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, जैसे राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ठीक है, अपने पर्यावरण को अच्छे से साफ रखना है, ठीक है। एजुकेशन भी लेनी है, अच्छी हेल्थ केयर रखनी है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तभी जो हम अपनी लाइफ है उसे एक अच्छे वे में जी पाएंगे। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप इन नोट्स को काफ़ी ज़्यादा कम अमाउंट में परचेज़ कर सकते हैं। खाली 29 रुपीज़ में आप इन नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं, और 29 रुपीज़ इतना कम अमाउंट जो हमारा रखने का रीज़न है वो मेनली ये है कि हर एक बच्चा इन नोट्स को परचेज़ कर सके और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ कर सके। क्योंकि जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ करोगे, सारी चीज़ों को पेपर में पॉइंट टू पॉइंट लिख के आओगे, तो आप डेफिनेटली पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो बिना किसी देरी के आप जल्दी से नोट्स को परचेज़ कर लो, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को याद करके जाना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस द एशियंट
इंडियन नोशन ऑफ राइटियोनेस एंड ड्यूटी कॉन्शियसनेस। तो आपको मेनली डिस्क्राइब करना है राइटियोनेस को और कॉन्शियसनेस को, ड्यूटी कॉन्शियसनेस को। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। एंशियंट इंडियन थिंकिंग डीपली फोकस्ड ऑन टू बिग आइडियाज। जो हमारे पहले के लोग हैं जो कि इंडिया के अंदर रहते थे, वो मेनली दो आइडियाज़ के ऊपर फोकस करते थे। पहला धर्मा, जिसे राइटियोनेस भी कहा जाता है, दूसरा है हमारा ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ठीक है, धर्मा के बारे में बात करते हैं, जिसे राइटियोनेस भी कहा जाता है। थिंक ऑफ धर्मा एज द राइट वे टू लिव। ठीक है, तो धर्मा के अंदर हम मेनली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? जीने के एक सही तरीके के बारे में। ठीक है, इट इज़ अबाउट डूइंग वट इज़ मोरली गुड एंड एथिकल। तो इसमें हम मेनली उस काम को करते हैं जो कि मोरली गुड होता है, जो कि सही होता है। ठीक है, मोरल के अकॉर्डिंग। तीसरा हमारा पॉइंट है, इट ऑल्सो मीन्स फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन who you are, like your job, your family role, your stage in life। तो इसमें मेनली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं किन चीज़ों पर बेस्ड होकर, कि हमारा रोल क्या है लाइफ के अंदर। ठीक है, हम उस काम को अपनी जॉब के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हमारी लाइफ के अंदर क्या स्टेज चल रही है, मतलब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट है, द गोल ऑफ धर्मा इज़ टू कीप बैलेंस एंड हारमनी इन द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो जो धर्मा है उसका मेनली जो गोल है वो लोगों के बीच या फिर सोसाइटी के बीच, पूरे वर्ल्ड के बीच एक दया की भावना रखना होता है लोगों के बीच। ठीक है, और सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है। दूसरा है हमारा ड्यूटी कॉन्शियसनेस। ठीक है, दिस मीन्स परफॉर्मिंग योर एक्शन और ड्यूटीज़ विद फुल एफर्ट एंड सिंसियरिटी। इसमें मेनली क्या होता है कि हमें अपने एक्शंस को, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करना है अपने फुल एफर्ट्स के साथ। मतलब जितनी भी जान है सारी लगा दो, अपना काम परफॉर्म करने में सिंसियर वे में करना है। ठीक है, एक मतलब अच्छे तरीके से करना है, दिमाग लगा के करना है उस काम में। दूसरा हमारा पॉइंट है, द की इज टू डू योर ड्यूटी विदाउट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वट यू विल गेन फ्रॉम इट। तो मेनली हमें इसमें अपना काम करते रहना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें उस काम करने से क्या मिलेगा, जैसे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा या फिर कुछ और भी मिल सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना, हमें अपना काम एक कॉन्स्टेंटली वे में, मतलब लगातार तरीके से करते रहना है, बिना किसी गिफ्ट के बारे में सोचे जो कि हमें उसके रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, यू डू इट बिकॉज इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेनली हम इसमें अपने काम को इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड यू फोकस ऑन डूइंग इट वेल। और हम मेनली इस पर फोकस करते हैं अपने काम को और अच्छी तरीके से करने में। ठीक है, रैदर देन जस्ट ऑन द आउटकम। ठीक है, हमें आउटकम पे फोकस नहीं करना कि क्या रिजल्ट आएंगे, उससे क्या गिफ्ट मिलेगा, हमारा क्या बेनिफिट होगा। हमें अपने काम को सिंसियरली वे में, अपने फुल एफर्ट्स के साथ कॉन्स्टेंटली करते रहना है। So in simple, ancient Indian believed that if everyone understood their specific duties and performed them righteously and selflessly, it would create peaceful and well-ordered society for all। तो हमारे एंशियंट इंडिया के जो लोग हैं वो मेनली इसी चीज़ पर बिलीव करते थे। अगर हर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा, अपने फुल एफर्ट्स के साथ सिंसियरली वे में, तो जो हमारी ये सोसाइटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल रहेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शांति रहेगी हमारी सोसाइटी के अंदर, और ये ऑल ओवर जो हमारी सोसाइटी है उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा वेलफेयर प्रमोट होगा। हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस इक्वालिटी बिफोर लॉ विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिस्कस करना है, मतलब उसे डिफाइन करना है एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल के साथ, मतलब कुछ एग्जाम्पल भी आपको उसके डिस्कस करने हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ सिंपली मीन्स दैट एवरीवन इज ट्रीटेड द सेम बाय द लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब मेनली ये होता है कि हर एक व्यक्ति को लॉ से सेम वे में ही ट्रीट करा जाएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक नॉर्मल पीपल हो। ठीक है, नो मैटर हु दे आर। ठीक है, इट मीन्स, तो मेनली इसके अंदर क्या बोला है इसने कि ये मैटर नहीं करता कि वो
कौन सा व्यक्ति है, वो प्रेसिडेंट है, वो गवर्नमेंट है, ठीक है, या वो पुलिस ऑफिसर है, या वो डॉक्टर है, हर एक व्यक्ति के लिए जो हमारा कानून है वो बराबर होगा। चलिए इन्हें पॉइंट्स के थ्रू और अच्छे वे में और काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, नो वन इज़ अबव द लॉ। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। वेदर यू आर रिच और पुअर, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो, चाहे तुम गरीब हो, पावरफुल और ऑर्डिनरी, चाहे तुम्हारे पास पावर हो, चाहे तुम एक सिंपल मैन हो, अ मिनिस्टर और अ कॉमन सिटीजन, द लॉ अप्लाइज टू यू इक्वली। चाहे तुम कुछ भी हो, तुम पे जो हमारा कानून है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है या फिर सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया जा रहा है, वो हर एक व्यक्ति के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है, नो स्पेशल प्रिविलेजेस, नो वन गेट स्पेशल ट्रीटमेंट और एक्सपेक्टेशन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, वेल्थ, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और एनी अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति को इक्वल प्रीफ्रेंस दी जाएगी। उसके कास्ट, उसके जेंडर, उसके रिलीजन, उसकी पोजीशन को देख के उसे ज़्यादा प्रीफ्रेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। हर एक व्यक्ति को इक्वल ही ट्रीट करा जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट है, सेम लॉज अप्लाई टू एवरीवन, ठीक है। इफ़ टू पीपल कमिट द सेम क्राइम दे शुड फेस द सेम लीगल प्रोसेस एंड पोटेंशियल पनिशमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर दो व्यक्ति है, उन्होंने कोई क्राइम करा है, ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति नेता है, उनमें से जो कोई एक व्यक्ति है वो नेता है, या फिर कोई प्रेसिडेंट है, या फिर कोई गवर्नमेंट है, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर का बेटा है, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे, दोनों ही व्यक्ति को सेम पनिशमेंट मिलेगी। अगर जैसे फांसी की सज़ा है तो दोनों को ही मिलेगी, ठीक है। अगर दोनों का मर्डर करके कहीं फेंकना है तो दोनों को ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। अगर सूट करना है तो दोनों को ही सूट करना पड़ेगा। जो भी सज़ा मिलेगी वो दोनों को इक्वल मिलेगी, ठीक है। आगे हमारा एग्जाम्पल के थ्रू, अब जो ये तीनों हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ रिच बिजनेसमैन एंड अ डेली वेज लेबर, इफ़ बोथ कोर्ट स्पीडिंग दे विल रिसीव द सेम ट्रैफिक टिकट एंड फेस द सेम फाइन और पेनल्टी अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लॉज, द लॉज डज नॉट केयर अबाउट देयर बैंक बैलेंस। अब जैसे एक रिच बिजनेसमैन है और एक नॉर्मल बंदा है, ठीक है, मजदूर है। अब वो ना ट्रैफिक सिग्नल पे पकड़े गए जाके, जैसे उनके पास गाड़ी के कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, ठीक है, तो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। अब ट्रैफिक पुलिस ये थोड़ी देखेगी कि भाई ये बिजनेसमैन है, ये नॉर्मल वेज वर्कर है, ठीक है। फाइन तो दोनों पे इक्वल चार्ज होगा, पेनल्टी तो दोनों पे इक्वली लगेगी ना, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल हमारा किसका था, पहले वाले जो हमने पॉइंट डिस्कस करा उसका एग्जाम्पल ये वाला था। दूसरा है हमारा, अ पावरफुल पॉलिटिशियन एंड एन ऑर्डिनरी सिटीज़न। दूसरे पॉइंट में हमारा एक पॉलिटिशियन है हमारे पास, मतलब एक काफ़ी बड़ा नेता है, और एक ऑर्डिनरी सिटीज़न है, मतलब एक नॉर्मल सा बंदा है। इफ बोथ आर एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट दे विल बी इन्वेस्टिगेटेड, अरेस्टेड एंड ट्राइड इन कोर्ट अंडर द सेम क्रिमिनल लॉ। जैसे अगर दोनों ही व्यक्ति हमें ना चोरी करते हुए पकड़े गए कहीं पे, ठीक है, तो दोनों के ही खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चलेगी, दोनों को ही कोर्ट के अंदर पेश करा जाएगा, ठीक है, दोनों ही हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर आएंगे, ठीक है। द पॉलिटिशियन डज नॉट गेट अ स्पेशल कोर्ट और लाइटर सेंटेंस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन। जो हमारा पॉलिटिशियन है उसे कोई स्पेशल प्रीफरेंस नहीं दी जाएगी उसके बैकग्राउंड को देख के, उसके साथ भी इक्वली ट्रीटमेंट करा जाएगा जो हमारे एक ऑर्डिनरी सिटीज़न के साथ करा जा रहा है। तो जो ये वाला एग्जांपल है वो हमारा नो स्पेशल प्रिविलेजेस का है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, अ डॉक्टर अ फार्मर। एक हमारा डॉक्टर है, एक हमारा फार्मर है। इफ़ बोथ नीड टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, अब दोनों को ही हमें ना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। दे मस्ट फॉलो द सेम रूल, तो दोनों को ही सेम रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, दोनों को ही उस सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो कि लाइसेंस बनने के लिए लगता है, ठीक है। किसी को भी स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा इसका हो गया पॉइंट नंबर 3 का, सेम लॉज अप्लाई टू एवरीवन। लेकिन यार अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो मेनली जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है ना उसे प्रेफरेंस ज़्यादा देनी होती है, ठीक है।
मतलब देते ही है यार मेनली लोग, लेकिन आपको ये चीज़ पेपर में नहीं लिखनी, आपको जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग पेपर में लिख के आना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिस्कस लिबर्टी दैट आर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब आपको उन लिबर्टी के बारे में बताना है, उन आज़ादियों के बारे में बताना है जो कि आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। द Indian Constitution guarantees several key liberty freedoms to its citizen primarily in part थर्ड फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे नागरिक को जो कि इंडिया के अंदर रहते हैं उन्हें कई प्रकार की लिबर्टी दे रखी है, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे पार्ट थर्ड के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए पॉइंट्स को देखते हैं। पॉइंट्स में सबसे पहला हमारा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू कैन से राइट एंड एक्सप्रेस योर थॉट फ्रीली विद रीजनेबल लिमिट। तो आप अपने शब्दों को, ठीक है, अपने विचारों को फ्रीली लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी लिमिट में रह के रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। आगे हमारा फ्रीडम टू असेंबल। यू कैन गैदर पीसफुली विदाउट वीपन। तो आप लोग असेंबल हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन बिना किसी वेपन के। ये नहीं कि आपने 10 लोगों का झुंड बना लिया और सबके पास AK-47 है, तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। यू कैन फॉर्म ग्रुप्स, यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी। तो आप खुद की पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप्स या फिर यूनियंस बना सकते हैं, ये भी आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। फोर्थ हमारा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इसमें लिखा हुआ है यू कैन ट्रैवल एनीवेयर विद इन इंडिया। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट, तो ये तो अगला फ्रीडम आ गया। पहले हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में। तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो मेनली ये कहता है कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में ट्रैवल कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ये नीचे आना चाहिए था बट प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, तो साइड में आ गया गलती से। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, यू कैन लिव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो और सेटल हो सकते हो, ठीक है। फिफ्थ है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन बिजनेस। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए, मतलब अपनी लाइफ को मूव ऑन करने के लिए आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमारा आर्टिकल 21 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। दिस बोर्ड राइट एंश्योर नो वन कैन टेक अवे योर लाइफ और फ्रीडम अनफेयरली एंड इंक्लूड अ डिग्निफाई लाइफ, प्राइवेसी, क्लीन एनवायरनमेंट, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो जो ये हमारा राइट है ये मेनली ये बोलता है कि तुमसे कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी नहीं छीन सकता, ठीक है, तुमसे कोई तुम्हारी ज़िंदगी नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास प्रॉपर अधिकार है कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जियो और एक अच्छी लाइफ अपनी बनाओ, ठीक है। अपनी चीज़ें प्राइवेट भी रख सकते हो आप, ठीक है, और एक अच्छे इन्वायरमेंट में और एक अच्छी एजुकेशन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हो। These liberty ensure citizen can live freely, express themselves and pursue their goals while also balancing them with public order and safety। तो जो ये लिबर्टी है ये हर एक सिटीज़न को फ्रीली जीने का एक तरीके से ज़रिया प्रोवाइड करती है, ठीक है, उन लोगों को एक्सप्रेस करने का ज़रिया प्रोवाइड करती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके लोगों के सामने, ठीक है, वो अपने गोल्स को परस्यू कर सके, मतलब अपने गोल्स को अचीव कर सके और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके प्रॉपर वे में। तो ये सारे जो हमारी लिबर्टीज़ है ये लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अलग अलग तरीके से। अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ आर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिफरेंट। तो आपको बेसिकली बताना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके पहले पॉइंट को देखते हैं, व्हाट दे आर। व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट गिव यू। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो मेनली गवर्नमेंट के द्वारा हर एक सिटीज़न को दिए जाते हैं, ठीक है। व्हाट यू शुड डू फॉर कंट्री। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो मेनली हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि हमें कंट्री के लिए करनी होती है,
ठीक है। दूसरे पॉइंट को देखते हैं, फॉर हुज बेनिफिट, फॉर द इंडिविजुअल सिटीजन प्रोटेक्शन। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो मेनली इंडिविजुअल मतलब हर एक सिटीज़न की प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर नेशन एंड सोसाइटी बेनिफिट, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसकी बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं? ये मेनली हमारे पूरी कंट्री के बेनिफिट के लिए और पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। जब हमारा जो सिटीज़न है वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, तो हमारा जो कंट्री है वो मेनली ग्रो करेगी। तो इसमें बेनिफिट हमारा इंडिविजुअल का होता है, इसमें हमारा बेनिफिट नेशन और हमारी सोसाइटी का होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, एनफोर्सिएबल। यस, यू कैन गो टू कोर्ट इफ़ वायलेटेड। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो मेनली एनफोर्सिएबल होते हैं। अगर ये जो राइट्स है ये तोड़े जाते हैं, ठीक है, तो आप कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है वो एनफोर्सिएबल नहीं होती, आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते। नेचर के बारे में बात करें तो नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट लिमिट्स व्हाट द स्टेट कैन डू टू यू। तो इसकी कुछ हमारी नेगेटिव ऑब्लिगेशन भी होती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है उसकी सारी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, वाई दे एग्जिस्ट, टू एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी। तो ये मेनली किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हर एक व्यक्ति को पर्सनल लिबर्टी मिल सके, आज़ादी मिल सके और वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, ठीक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो मेनली किस लिए बनाई गई है? ताकि हमारी सिटीजनशिप प्रमोट हो सके, ठीक है, लोगों के बीच भाईचारे की भावना प्रमोट हो सके, जो हमारा नेशन है मतलब जो हमारी कंट्री है वो ओवरऑल अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आ जाते हैं हमारे रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें। अब जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर डिफाइन है, ठीक है। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के ए पार्ट के अंदर डिफाइन है, ठीक है। होप कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हाट आर द वैल्यू एम्फसाइज्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन सी वैल्यू एम्फसाइज्ड करी गई है आपको उन्हें डिफाइन करना है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आंसर में लिखा हुआ है, द प्रीएम्बल इज लाइक द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। जो प्रीएम्बल है ना वो एक तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव, उसके प्रिंसिपल को डिफाइन करता है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देता है एक तरीके से। इट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट। ये बताता है कि जो हमारी इंडिया है ना वो किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना चाहती है, ठीक है। इट हाईलाइट दीज मेन वैल्यूज़। तो ये मेनली इन वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता है। चलिए उन वैल्यूज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है जस्टिस, ठीक है, फेयरनेस फॉर एवरीवन। तो जस्टिस का मतलब मेनली किससे रेफर करा गया है? यहाँ पे जस्टिस का मतलब करा गया फेयरनेस फॉर एवरीवन से। दिस मीन्स फेयरनेस इन हाउ पीपल आर ट्रीटेड इन सोसाइटी, ठीक है। इसका फेयरनेस का मतलब मेनली ये है कि जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं उन्हें कैसे ट्रीट करा जाता है, ठीक है। इन देयर जॉब्स एंड मनी मैटर, उनकी जॉब्स के अंदर या फिर कोई भी मनी मैटर हो, ठीक है। एंड इन हाउ लॉज अप्लाई टू दैम, और उनके ऊपर कैसे जो कानून हैं वो अप्लाई करे जाते हैं, ठीक है। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ का मेनली ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई भी इन सारी चीज़ों में से कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी भी केस के अंदर डिस्क्रिमिनेट ना हो, ठीक है, मतलब उसके साथ भेदभाव ना करा जाए, सारी चीज़ एक फेयर वे में हो उसके साथ, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब जैसे होता है हमारा फ्रीडम फॉर एवरीवन, ठीक है। इस पॉइंट को पढ़ते हैं। दिस मीन्स यू शुड हैव द फ्रीडम
टू थिंक व्हाट यू वांट। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम कुछ भी चीज़ के बारे में सोच सकते हो जो भी तुम पाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। एक्सप्रेस योर आइडियाज़, तुम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो लोगों के सामने, ठीक है। बिलीव इन एनी रिलीजन, और अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिलीजन पर बिलीव कर सकते हो, मतलब किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है। वर्शिप एज यू चूज एंड लीव योर फ्रीली लाइफ, और किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हो जिसको भी आप मानते हो, और अपनी लाइफ को एक फ्रीली वे में अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है इक्वालिटी। इसका मतलब है एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। इसके अंदर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस मीन्स नो वन शुड बी ट्रीटेड एज सुपीरियर और इन्फीरियर बिकॉज ऑफ देयर सोशल स्टेटस, वेल्थ, रिलीजन, कास्ट और जेंडर, ठीक है। एवरीवन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड बी ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट। मेनली ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हमें सुपीरियर ट्रीट नहीं करना, मतलब अच्छा ट्रीट नहीं करना, और किसी भी व्यक्ति को हमें इन्फीरियर ट्रीट नहीं करना, मतलब बेकार ट्रीट नहीं करना। सोसाइटी के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी रेजिडेंट हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। उनके वेल्थ, मतलब उनके पैसों के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन, उनके धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके जेंडर, उनकी कास्ट, जाति के अकॉर्डिंग हमें उन्हें ट्रीट नहीं करना कि भाई ये डॉक्टर है, ठीक है, ये ब्राह्मण है, ठीक है, ये पंडित है, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं, हमें हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट देना है, ठीक है, इक्वल रिस्पेक्ट करनी है हर एक व्यक्ति की जो कि इंडिया के अंदर रहता है। फोर्थ हमारा पॉइंट आ जाता है फ्रेटर्निटी, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड। तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है कि भाईचारे की भावना, ठीक है। दिस मीन्स ऑल इंडियन शुड फील कनेक्टेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के मन में जब एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना होगी तो वो एक दूसरे से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लाइक मेंबर ऑफ वन बिग फैमिली, वो ऐसा समझेंगे कि एक बड़ी परिवार है हमारा, ठीक है, उसके हम सभी सदस्य हैं, क्योंकि उन सब के मन में ना एक तरीके से भाईचारे की भावना हो जाती है। इट प्रमोट यूनिटी, ये एक तरीके से एकता को प्रमोट करता है। एंड एंश्योर दैट एवरीवन डिग्निटी इज रिस्पेक्टेड, और ये भी एंश्योर करता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखे, ठीक है, भाईचारे की भावना रखे। तो इससे हमारी ओवरऑल हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होती है। हमारा फिफ्थ पॉइंट है सोवरेनिटी, ठीक है। इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है जो हमारा इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है। दिस मीन्स इंडिया इज इट्स own boss and is not controlled by any outside country or power. It makes it own decision. तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है ना वो खुद का बॉस है, ठीक है। उसे कोई भी कंट्री बाहर से कंट्रोल नहीं करती, या फिर कोई भी ऐसी पावर है जो कि बाहर से कंट्रोल नहीं करती। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं है पाकिस्तान की तरह, ठीक है। जैसे पाकिस्तान मेनली चाइना पे निर्भर है आई थिंक, ठीक है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है सोशलिज्म, वर्किंग फॉर एवरीवन वेलबींग, ठीक है। सोशलिज्म का मतलब है कि काम ऐसा काम करना मेनली जो कि हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा रहे, ठीक है, जो कि लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करे। दिस मीन्स द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस बिग डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। तो इसका मेन एम क्या है कि गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है उसे रिमूव करना, उसे कम करना, एंड ट्राई टू एंश्योर दैट वेल्थ एंड रिसोर्सेज बेनिफिट एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू, इट इज़ अबाउट कलेक्टिव वेलफेयर, ठीक है। तो जो भी चीज़ें जो हमारे अमीर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्सेज अमीर लोगों को प्रोवाइड हो रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे जो गरीब लोग हैं वो भी इस्तेमाल कर सके, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो सके। तो वो ये सारी चीज़ें हमारी इस सोशलिज्म वाले पॉइंट के अंदर कवर हो जाती है। अब बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, जिसके अंदर लिखा हुआ है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है नो स्टेट रिलीजन, ठीक है। दिस मीन्स इंडिया डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो हमारा इंडिया है वो मेनली कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। हमारी कंट्री के द्वारा हर रिलीजन को इक्वल प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। एंड एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस
प्रोफेस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन, और हर एक व्यक्ति को फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, ठीक है। तो सेकुलरिज्म का मतलब मेनली ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर मेनली हर एक रिलीजन को इक्वल ट्रीट करा जाता है, इक्वली प्रेफरेंस दी जाती है। 8th हमारा पॉइंट है डेमोक्रेटिक, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है। दिस मीन्स द पीपल ऑफ इंडिया चूज देयर लीडर थ्रू इलेक्शन एंड दीज लीडर देन गवर्न बिहाफ ऑफ द पीपल, द पावर अल्टीमेटली रेस्ट विद द सिटीजन। तो डेमोक्रेटिक का मतलब मेनली ये होता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट करी जाती है। मतलब लोग जिस व्यक्ति को चाहते हैं ना सरकार बनाना, मतलब जिस व्यक्ति की सरकार बनाना चाहते हैं उससे ज़्यादा वोट करेंगे तो उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। इसका मतलब क्या होता है मेनली, दिस मीन्स द हेड ऑफ आवर कंट्री द प्रेजिडेंट इज चूजन बाय द पीपल, ठीक है। चूजन बाय द पीपल इसका मतलब है कि जो हमारा हेड है कंट्री का वो भी लोगों के द्वारा ही चूज करा जाएगा, मतलब चुना जाएगा। नॉट समवन वो इनहेरिट द पोजीशन लाइक किंग और क्वीन, मतलब उसके द्वारा नहीं चुना जाएगा जो कि किंग और क्वीन की पोजीशन पे पहले से ही है, मतलब जो सरकार की पोजीशन पे पहले से ही है उन लोगों के द्वारा नहीं चुना जाएगा। जो नॉर्मल पीपल है जो कि इंडिया के अंदर रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उनके द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सो द प्रियम्बल एम्फसाइज्ड बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट फेयर फ्री इक्वल एंड यूनाइटेड इंडिया वेयर द पीपल रूल एंड ऑल रिलीजन आर रिस्पेक्टेड। तो प्रियम्बल के द्वारा, ठीक है, बिल्ड होती है एक इंडिपेंडेंट कंट्री की, ठीक है। तो प्रियम्बल क्या इंश्योर करता है, तो प्रियम्बल के थ्रू हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म होती है, मतलब जो कि दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं होती, और हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। हर रिलीजियस को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, हर एक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे, जिससे कि जो हमारी कंट्री है वो ओवरऑल ग्रोथ करेगी और वर्ल्ड में ग्रो करेगी। अब आप लोगों के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले इन नोट्स को परचेज करना है, ठीक है, क्योंकि 29 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा नहीं होते, और 29 रुपीज़ में आपका कोई भी पेपर क्लियर हो रहा है तो यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको ख़रीद लेना चाहिए, ठीक है। वो नोट्स को ख़रीद लेना चाहिए और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इन नोट्स को परचेज़ करना, ठीक है। परचेज़ करने के बाद अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज़ करो, हर चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट याद करके जाओ। आपका ये आखिरी पेपर आई थिंक, ठीक है, तो पेपर को अच्छे से करके आना, सारी चीज़ें अच्छे से लिख के आना। डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट है उसमें आपकी जितनी भी मेहनत है वो दिखेगी, ठीक है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से याद करके जाते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो भी डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। तो नोट्स को परचेज कर लो जल्दी से और अपनी चीज़ों को अच्छे से याद। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हर जगह शेयर कर दो। उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिन्हें यही नहीं पता कि अगला एग्ज़ाम किस चीज़ का है। और वीडियो का फेवरेट पार्ट आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर मोहित ठाकुर के नाम से, आप इसे जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि न्यू वीडियो का अपडेट मैं सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पर देता हूँ। बेसिकली जो ये आपका पेपर है, ये आपका लास्ट पेपर है, तो अगले सेमेस्टर में मिलेंगे अब हम अपनी नई वन शॉट वीडियो के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेमेस्टर में अपनी एक नई वन शॉट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।